की हत्या कर दी थी। इस वजह से आज से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग न किया जाए। बता दें कि राहुल गांधी के समर्थक लगातार स्मृति ईरानी पर हमलावर थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग न किया जाने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि जीवन में हार जीत तो चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर को बंद रखने के कारण खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैसे कोई सरकार एक हाईवे को ब्लॉक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस हाईवे को खोलने के आदेश दिए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। उनकी इस जमानत पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जमानत मिलना अपराध मुक्त नहीं होता, उनको सिर्फ एक थोड़ी सी राहत दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाए जाने को लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह को अपनी सफाई देनी पड़ी है और उनको कहना पड़ा है कि वे कोई भी मनुस्मृति दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू नहीं करेंगे। अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। इसको लेकर अमृतपाल सिंह के परिवार ने कहा है कि उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। पंजाब के लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि कैसे अमृतपाल सिंह लोगों को नशे से बाहर निकाल रहे थे, अब उनके परिवार को किस तरीके से ड्रग्स के मामले में ही फंसाया जा रहा है। देश में हुए 13 विधानसभाओं के बाई इलेक्शंस का रिजल्ट कल आएगा। कल जालंधर वेस्ट के बाई इलेक्शन का भी रिजल्ट आएगा और इसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है। कल 9 बजे से पहले रुझान आने शुरू होंगे और दोपहर 2 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। पंजाब के मालवा इलाके में किसानों को बिजली न मिलने के कारण लगातार मुद्दा गरमा रहा है। आज मुक्तसर और मोगा जिले के किसानों ने पावर ग्रिड और पावरकॉम के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और खेती के लिए जरूरी समय पर बिजली देने की मांग की है। हरियाणा में बीजेपी दोबारा से जीटी रोड बेल्ट को फोकस कर रही है। जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी को किसान आंदोलन के कारण नुकसान हुआ था। अब सीएम, कैबिनेट मंत्री और अध्यक्ष तीनों ही जीटी रोड बेल्ट से दिए गए हैं ताकि जो डेंट उनको लगा है उसकी भरपाई हो सके। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर नेपाल के बारे में। नेपाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। हम सबको पता है कि नेपाल में जो प्रचंड दहल हैं वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं। नेपाल संसद में उनको सिर्फ 49 के आसपास वोटें मिली, जबकि उनके खिलाफ करीब 100 से ज़्यादा 98 वोटें उनके खिलाफ गई। 100 के आसपास वोटें ऐसी थी जो उनके खिलाफ गई। इसके कारण उनको अब सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। प्रचंड दहल हम सबको पता है कि लगातार पिछले कई सालों से नेपाल की सत्ता पर कायम थे, लेकिन उनसे जो मध्यमार्गी हैं उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया था। इसके कारण अब प्रचंड दहल को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बारे में मैं अगले, जब ये घटनाक्रम घटेगा तो उसके बारे में मैं आगे आपको अपने आने वाले बुलेटिन्स में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर भारत से ही, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। ये एक गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है जिसे जारी किया गया है, यानी कि ऑफिशियली अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसको लेकर कई किस्म की बातें हो रही हैं। अमित शाह ने आगे लिखा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर कहीं ना कहीं संविधान की हत्या की थी। उनका जो मानसिकता थी वो क्रूर तानाशाह वाली थी। इस किस्म की भाषा अमित शाह ने प्रयोग किया है और उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। सबसे मुश्किल तो समाजवादी जो धड़े हैं, जो आज के समय में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उनको हो रही है, क्योंकि उस समय वो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। आज वो कांग्रेस के सहयोगी हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत आएगी कि इसके ऊपर क्या पॉलिटिकल पोजीशन ले। बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उसका रीजन ये है कि जो 2024 का ये लोकसभा इलेक्शन था, जो हम सबको पता कि अप्रैल, मई, जून में जो लोकसभा इलेक्शन चला 3 महीने, इन 3 महीनों में लगातार आपको ये सुनने को मिला होगा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है और संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है। और जैसे ही 25 जून आई तभी से ही बीजेपी ने ये राग लापना शुरू कर दिया था कि इमरजेंसी के दौरान संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की थी, और आज उसकी एक गवर्नमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन निकालकर ये दिखा भी दिया है कि कांग्रेस को उसी की पिच पे जाके इन्होंने आउट करने की कोशिश की है। अब कई सारी बातें हैं कि ये समझना की जरूरत है कि
जो इमरजेंसी थी वो किस किस्म की थी। इमरजेंसी में हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद पंजाब के, बिहार के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर हुआ था, और पंजाब ऐसा सूबा था जहाँ पर सबसे ज़्यादा आंदोलन थे, ये भी हम सबको पता है। तो इमरजेंसी को तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता, कोई उसके हक में बात रख ही नहीं सकता। हम सबको पता है कि इमरजेंसी बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद इंदिरा गांधी ने पत्रकारों के ऊपर ढाए, एक्टिविस्टों के ऊपर ढाए, और जो राजनेता थे उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी बेसिकली, हम अंग्रेजी में जो कहते हैं कि 1000 कट्स डेथ फॉर 1000 कट्स, यानी कि वो संविधान के हजारों टुकड़े कर रहे हैं, हर रोज उसको मार रहे हैं। तो जो 1000 कट्स लगा के जो डेथ दी जाती है, मौत दी जाती है किसी को, वैसे ही मौत संविधान को नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो शरेआम संविधान की अनदेखी भी करते हैं। 2002 में गुजरात में क्या हुआ था हम सबको पता है, वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, उनको मारा गया, उस समय भी उन्होंने संविधान की अनदेखी की थी। वो लगातार इंडिया में जो कम गिनती के लोग हैं, जिनको अल्पसंख्यक लोग भी हम कहते हैं, कई बार घट गिनती के लोग या माइनॉरिटीज़ हम शब्द बरतते हैं, अक़लियत के लोग भी बोलते हैं, तो जो अक़लियत है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर जितने हमले होते हैं उन सारे मामलों में हम सबको पता है कि संविधान की अनदेखी की जाती है। संसद में पुजारियों को नरेंद्र मोदी घुसा देते हैं, क्या उससे संविधान की अनदेखी नहीं होती? लेकिन इन सब के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मेरे को तो जो अरुण शौरी की जो स्टेटमेंट है वो बहुत वाजिब लगती है। वो कहते थे कि कांग्रेस इज नथिंग बीजेपी माइनस काउटेल, यानी कि बीजेपी से अगर आप काउटेल जो हिंदुत्व उसको हटा देंगे तो वो एक हिसाब से कांग्रेस बन जाएगा। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो एक इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी जो कि डिक्लेयर्ड थी, और अब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इंडिया में चल रही है, ये बीजेपी वालों ने लगा रखी है। इसकी कोई घोषणा नहीं कर रखी, पर वो शरेआम एक हिसाब से जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि जो किताब है नियमों की, उसका तो पालन करते ही नहीं है। तो एक हिसाब से संविधान की हत्या तो ये लोग बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लेकर बात भी होनी चाहिए, थोड़ा इस पर मैच्योर एक डिस्कशन निकल के आना चाहिए कि इंडिया में इस समय में किस किस्म का राज है और क्या चल रहा है। मैं इस राज को कम से कम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बोलता हूँ कि 1975 में जो लगी वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, और जो अब चल रहा है इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता उलझे हुए हैं कि क्या स्टेटमेंट दें, इसके ऊपर क्या बात रखें। तो बहुत सारे नेताओं ने प्रयास भी किया है, बहुत सारों ने लिखा है कि जो संविधान को खारिज तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में आरएसएस ने 1949 में ही कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की सेवा के लिए नहीं है, तो उन्होंने उसी समय में खारिज कर दिया था। तो संविधान को तो बीजेपी आरएसएस वाले भी नहीं मानते। तो इस किस्म की बातें हैं जो लगातार निकल कर आ रही हैं, और इसमें मेरे हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस फंस भी गई है और बीजेपी भी फंसेगी अगर कांग्रेस मैच्योर आर्गूमेंट करेगी तो। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हम सबको पता कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं। इस बार 2019 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था, इस बार वो खुद चुनाव आ रही हैं, किशोरी लाल शर्मा से चुनाव आ रही हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार उनको ट्विटर पे ट्रोल किया जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी को ये लिखना पड़ा अपने समर्थकों को कि जीवन में हार जीत तो चलता रहता है, तो और स्मृति ईरानी के खिलाफ खराब भाषा का प्रयोग ना किया जाए, इसकी अपील राहुल गांधी को करनी पड़ी है। तो राहुल गांधी को भी ये समझना चाहिए कि जिस हिसाब से बीजेपी के लोग उनको ट्रोल करते हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे वो अपने समर्थकों को भी समझाएं कि वो भी दूसरे जो महिला नेता हैं कम से कम उनके खिलाफ तो खराब भाषा का इस्तेमाल ना करें। खैर उन्होंने अब आखिरी में लिख के बता ही दिया, तो ये तो अच्छी शुरू हम कह सकते हैं कि ठीक किया उन्होंने, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी को बहुत भद्दी गालियाँ दी जा रही थी। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर आई और हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलन को लेकर यह खबर है। हम सबको पता है कि 3 दिन पहले हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की फजीहत हुई थी, और हरियाणा सरकार के जो वकील थे उनको खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संधावालिया ने कहा था कि हरियाणा सरकार को अपने बैरिकेड हटाने चाहिए, उनके ऊपर पास कोई राइट नहीं है कि वो नागरिकों को रोड पर आगे बढ़ने से रोकें। तो उनका ये कमेंट आया था, इसको लेकर बहुत सारी बात हुई, बहुत सारी बहस हुई, और हरियाणा सरकार ने कई किस्म के तर्क देने की कोशिश की कि ये तो ऐसे तो किसान आगे चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकते हैं, क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो इस किस्म की कई बातें हुई थी। हालांकि हम सबको पता है कि उस टाइम पे भी गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो प्रोपेगेंडा शुभकरण सिंह की डेथ के ऊपर था।
एक रिपोर्ट में पाया गया था कि शुभकरण सिंह की जो डेथ है वो शॉटगन की गोली से हुई है। तो इसको लेकर गोदी मीडिया ने छापा कि देखो शॉटगन से गोली हुई है, और जज ने ये कहा है कि जो ये गोली है ये किसानों की ओर से चली है। तो अब इस पूरे मामले में जज ने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया था, लेकिन गोदी मीडिया ने लगातार छापा कि जज ने कहा कि किसानों की तरफ से शुभकरण सिंह को गोली लगी है। तो एक झूठा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया की तरफ से फैलाया गया था। हालांकि अब उसका तो पर्दाफाश हो ही गया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां जाने का भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई आपको जो बैरिगेटिंग है ये खोलनी पड़ेगी। सरकार का काम प्रबंधन करना होता है, बैरिगेटिंग हटाना होता है, लगाना होता है। आप तो रोड रोक के बैठे हो। सरकार का काम रोड रोकना नहीं होता, रोड खोलना होता है, ताकि लोग नागरिकों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो एक हिसाब से रोड खोलने की जो का आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने भी पारित किया है। तो अब हरियाणा सरकार दो जगह पे मुंह की खा चुकी है। अब हरियाणा सरकार को अपनी ब्लॉकेड हटानी पड़ेगी। देखना होगा कि वो कब तक इन दोनों कोर्टों के फैसले के ऊपर अमल लेके आती हैं। मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा था कि 3 दिन पहले गोदी मीडिया ने कैसे प्रोपेगेंडा किया किसानों के खिलाफ। ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा की खबर पंजाब से भी आ रही है। प्रोपेगेंडा की खबर का ये अभी तक तो कोई ऐसे एक हिसाब से वो हुआ नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो खबर है अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह के पास से 4 ग्राम चिट्टा पकड़े जाने की। और कहा ये खबर किसने मीडिया में फैलाई है? ये जलंधर रूरल के एसएसपी हैं अंकुर गुप्ता। उन्होंने एक खबर मीडिया में दी है कि हमने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है, उसके पास 4 ग्राम चिट्टा मिला है, वो चिट्टे का व्यापार करता है। इस किस्म की बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीजें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। इसको लेकर परिवार भाई अमृतपाल सिंह के परिवार ने कहा है कि हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश सरकार कर रही है, ऐसा हरप्रीत सिंह कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी के लिए हैपनिंग केस है, और इसमें जो पंजाब के लोग हैं, मैं तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे पत्रकारों से बात हुई, तो पत्रकार जो हमारा भाईचारा वो तो ये बोल रहा है कि ये खबर यकीन करने लायक ही नहीं है। पुलिस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पुलिस जब तक ये एक हिसाब से पुलिस ने हालांकि ये दावा किया है कि उन्होंने तो पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, तो देखना होगा कि क्या चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन पत्रकारों में हो या फिर सोसाइटी में हो, पंजाब के लोग भी इस खबर को मानने को तैयार नहीं है। मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई है, तो लोगों का कहना है कि क्योंकि हम भाई अमृतपाल सिंह नशा छुड़ाने का एक आइकन बन गए थे माझा इलाके में खासकर, तो माझे में उनके परिवार को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि आम आदमी पार्टी सरकार आप देखिए कि जो चुनाव आ रही है लोकसभा का, उसमें वो उनके खिलाफ जो नुक्ता काम कर रहा था वो नशे वाला ही कर रहा था कि अमृतपाल सिंह नशा छुड़वा सकता है। और पंजाब सरकार कहीं ना कहीं नशे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो अब वही काम हो गया है कि जो नशे का छुड़वाने का जो आइकन था, उसी के परिवार को नशे का आदी बता के, व्यापारी बता के बदनाम करने की बात लोग कह रहे हैं कि ऐसा सरकार कहीं ना कहीं उस परिवार को बदनाम करने के लिए कर रही है। लोगों की जो ओपिनियन है वो आम लोगों की यही ओपिनियन है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में, ईडी ने जो उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा था, उस मामले में जमानत मिल गई है। लेकिन अभी भी वो जेल में रहेंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने भी कर ली थी। आप समझिए कि ईडी अपना अलग केस चला रही है और सीबीआई अलग केस चला रही है। दोनों एजेंसी सेंटर की ही हैं, और अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि 17 जुलाई को कोर्ट में कहीं ना कहीं सीबीआई वाले मामले में भी सुनवाई है, वहां उस मामले में भी फैसला आएगा, क्योंकि सीबीआई को बोल रखा कि आप इनको क्यों गिरफ्तार किया गया इसका आप जवाब दीजिए। पहले हाईकोर्ट से जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो उनके वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत उनको मिल गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रचार कर रहे हैं कि देखो सत्य की जीत हुई है। वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता है, अभी आप इंतजार करिए और इंतजार के बाद ही सारी चीजें होंगी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी ने 9 गवाहों को तो इग्नोर किया, और एक गवाह जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में 5 करोड़ रुपए दिए, उसको कहीं ना कहीं उसकी गवाही को मान्य समझा, और उसी की गवाही के बिना पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो कोर्ट में एक हिसाब से
हम कहें तो जमानत अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले तो मिल गई है, 17 जुलाई को ये भी पता चल जाएगा कि क्या सीबीआई वाले मामले में भी उनको जमानत मिलती है नहीं। अगर उनको उस मामले में जमानत मिल जाती है तो फिर वो जेल से बाहर आएंगे। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने एक खबर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगातार सुनी होगी, देखी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब कानून के छात्रों को, जो स्टूडेंट्स लॉ करने गए हैं, एलएलबी करने गए हैं, उनको मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। उस खबर को लेकर डीयू के जो वीसी हैं योगेश कुमार, उनके ऊपर खूब हमले हुए। ये बोला गया कि क्या यूनिवर्सिटी है या फिर ये मंदिर है या फिर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुत सारे उनके ऊपर हमले हुए। उसके बाद योगेश सिंह को एक स्टेटमेंट देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सजेशन आई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कि वो मनुस्मृति दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे। हम सबको पता है कि जो इंडिया में जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज, उनका भगवाकरण हो चुका है। सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये प्रोजेक्ट बीजेपी ने सत्ता में आते ही चालू कर दिया था। इसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा का भगवाकरण वो लोग बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा विरोध हो गया कि उनको बैकफुट पे आना पड़ा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है साल 2020 की, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी एक हिसाब से बीजेपी की भगवाकरण की नीति है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर पंजाब से ही। पंजाब के मालवा रीजन में बहुत सारे किसानों ने मोगा में, मुक्तसर में, मलोट में आज आंदोलन किए हैं। आंदोलन किस लिए? क्योंकि हम सबको पता है कि पंजाब में इस समय जीरी का समय चल रहा है। पहली जून से ही जीरी की बुआई शुरू हो जाती है और मोटरों को पानी देने के लिए तो हम सबको पता है बिजली की ज़रूरत होती है और बिजली टाइम से आ नहीं रही है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि बिजली छोड़ी जाए। उन्होंने पावर ग्रिड, पावरकॉम के खिलाफ ये प्रदर्शन किए हैं, सरकार के पुतले फूके हैं और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर आप समय से बिजली नहीं देंगे तो हम हाईवे ब्लॉक करेंगे। अब आप लोकसभा का टाइम याद करिए। मैं मालवा में था और मालवा में भी खासकर संगरूर बरनाला के इलाके में, बरनाला में था तो बरनाला में मैंने किसानों से बात की कि आप किसको वोट देंगे। तो बहुत सारे किसान कह रहे थे हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो उनका कहना था कि देखो मोटरों की बिजली तो अब 8-8 घंटे जा ही नहीं रही है, समय से आ रही है, ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो अब उनको आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि जो सरकार है वो बिजली छोड़ ही नहीं रही है। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि जब इलेक्शन का टाइम होता है कम से कम उस समय सरकार बिजली छोड़ना, बिजली देना, ये सब करती ही है। तो ये लोगों को, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, पर एक मास लेवल पे, गांव के लेवल पे ये चीजें थोड़ा सा और प्रोपेगेट करने की जरूरत है। हालांकि किसानों को अब समझ में आ गई है। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, भगवंत मान सरकार ने बिजली में कटौती शुरू कर दी है। बिजली में कटौती क्या शुरू की? बहुत सारे, एक हिसाब से हम कहें कि लोग परेशान भी हैं और किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और किसानों को बिजली दी जानी चाहिए। एक खबर ये कि कल जो 10 जुलाई को 13 विधानसभा में बाई इलेक्शंस हुआ था पूरे इंडिया में, उसमें एक पंजाब की विधानसभा भी थी और इन 13 के 13 विधानसभा सीटों का कल रिजल्ट आएगा 13 जुलाई को और सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। जालंधर वेस्ट के जो रिजल्ट आने हैं उसको लेकर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब चिंतित हैं। उसका रीजन है कम वोटिंग। सिर्फ 55% वोट परसेंट ही पोल हुई हैं और ये कम पोलिंग कहीं ना कहीं, जो एक हिसाब से कहें जालंधर वेस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं एमएलए की, वो चिंता में हैं। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, कल जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद हम शाम को आपको बता पाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। अभी के लिए हम अगली खबर के आगे की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा से है खबर। हरियाणा में बीजेपी ने एक मास्टर प्लान बनाया है। मास्टर प्लान क्या है? बीजेपी ने सबसे पहले ये एनालाइज किया कि उनको सबसे ज़्यादा डेंट कहाँ से पड़ रहा है। तो बीजेपी ने एनालाइज किया कि उनको अंबाला से पड़ रहा है, उनको कुरुक्षेत्र से पड़ रहा है, उनको करनाल से पड़ रहा है, उनको पानीपत से पड़ रहा है, उनको पड़ रहा है सोनीपत से। तो ये सारे जो जिले हैं ये जीटी रोड बेल्ट पे हैं। उनको रोहतक और झज्जर से तो और जींद से, हिसार से तो कुछ मिलना ही नहीं है क्योंकि ये सारी जाट बेल्ट है। तो ये जब ये एनालाइज किया तो उनका ये मानना था कि जीटी रोड बेल्ट का डेंट हम रिकवर कर सकते हैं। तो उस रिकवरी के लिए इन्होंने अंबाला की एक जो विधानसभा है नारायणगढ़, वहाँ से सीएम बनाए। नायब सिंह सैनी अंबाला जिले के हैं
और हम सबको पता है कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। अब सोनीपत से इन्होंने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को बनाया है। तो इसको जीटी रोड बेल्ट स्ट्रेटेजी बीजेपी मान रही है और बीजेपी चाह रही है कि अपना जो जीटी रोड बेल्ट है हरियाणा की, दिल्ली से जब हम चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली से हम जब अमृतसर जाते हैं, तो जितने जिले उस जीटी रोड पे पड़ते हैं, चाहे अंबाला से शुरू हो जाइए, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन सब जिलों में बीजेपी अपनी भरवाई करना चाहती है। इसलिए जो टॉप लीडरशिप है, 3 जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो तीनों यहीं से इन्होंने दिए हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी मैं ऐसे छोटे छोटे किस्से हर रोज़ हरियाणा इलेक्शन तक आपको सुनाता रहूँगा, ताकि जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं वो सब पंजाब और हरियाणा से ही हैं। तो पंजाब वाले लोग भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं, हरियाणा वाले तो लेंगे ही। तो आपको जो पॉलिटिकल किस्से हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स के, वो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल दोबारा मिलूंगा इसी किस्म की खबरों के साथ, इसी किस्म के विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो USA।